नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हिंदी कक्षा 10th का मतलब क्लास 10th की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आना पक्का ही है, आएगा ही आएगा। अगर नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट करके बता भी सकते हैं कि मैम ये नहीं आया, आपने गलत बताया, बट आई नो कि ये क्वेश्चन आना ही आना है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन बता देती हूँ जिसे आप लास्ट मिनट पर चेकआउट कर ले कि आपने ये रेडी किया है या नहीं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि ऑलमोस्ट सारे ईयर में, एक आध ईयर स्किप कर दिया होगा लेकिन ऑलमोस्ट सारे ईयर में पूछा है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है करुण अथवा हास्य रस की परिभाषा। इस बार आपको पूछेगा ही पूछेगा, या तो इसकी परिभाषा उदाहरण के साथ पूछ सकता है या फिर हो सकता है कि कुछ एग्जाम्पल दे दे और आपसे पूछे कि इसमें कौन सा रस है। मतलब हास्य और करुण रस से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो पूछेगा ही। तो आप इसकी परिभाषा, उदाहरण, इसका स्थायी भाव, ये सारी चीज़ें याद कर लीजिएगा। मैंने पहले ही इसकी वीडियो अपलोड कर दी है, अगर आपने चेकआउट नहीं किया हो और अगर आपने याद न किया हो तो आप एक बार देख सकते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, रोला अथवा सोरठा छंद की परिभाषा तथा उदाहरण लिखिए। तो ये भी आपका 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है। हो सकता है कि सिर्फ रोला का पूछ ले उदाहरण के साथ उसकी परिभाषा, या फिर सिर्फ सोरठा छंद का ही पूछ ले। मतलब इस टाइप का कुछ भी आ सकता है, बट ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका भी मैंने पहले वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, अगर आपको चाहिए तो आप देख सकते हैं, या फिर अगर आपने क्या ही से भी पहले ही याद कर लिया है तो इट्स बेटर। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा तथा उदाहरण लिखिए। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलंकार तो पूछता ही पूछता है, तो इसके उदाहरण और परिभाषा आपको याद करके रखना ही रखना है। फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन, किसी एक एकांकीकार का नाम। ये तो आपको रट डालना है कि एक एकांकीकार का नाम हो गया, संस्मरण लेखक का नाम हो गया। ये जो है ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हो सकता है कि आपको विकल्प के रूप में दे दे, या फिर ऐसा हो सकता है कि 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ ले, इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में, लेकिन पूछेगा जरूर। उसके बाद हम देख लेते हैं किसी एक प्रसिद्ध उपन्यासकार का नाम। मतलब एकांकीकार, संस्मरण लेखक उपन्यासकार का नाम, ये आपको याद करना ही करना है। फिर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं, किस विधा पर आधारित रचना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है, तो आप इसका तो एकदम रट डालिएगा कि ये जो है वो किस विधा पर आधारित है और इसे किसने लिखा है। ये सारी चीज़ें, मतलब इसके बारे में सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, रीतिकाल के 2 प्रमुख कवियों तथा रचनाओं के नाम। मतलब रीतिकाल की विशेषता भी आपको याद करनी है। देखिए जैसे इसमें लिखा है, प्रमुख प्रवृत्तियों की या विशेषताओं पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। तो या तो आपको इसकी रीतिकाल की विशेषता पूछेगा, या फिर इसके कवियों तथा उनकी रचनाओं। या तो पूछेगा कि रीतिकाल के किन्हीं 2 कवियों और उनकी रचनाएं लिखिए, या फिर रीतिकाल की रचनाएं और मतलब इस टाइप से रीतिकाल से रिलेटेड कोई भी 2, मतलब उसकी विशेषता, उसके कवि और रचनाएं। इतना तो आपको मतलब हम एकदम याद करके रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आना फिक्स है, क्योंकि हर साल पूछा जा रहा है। तो हो सकता है कि इस साल भी पूछा जाए, तो आप इसे स्किप नहीं कर सकते। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद फिर रीतिकाल के बाद प्रयोगवादी धारा के किन्हीं 2 कवियों और उनकी एक रचनाएं लिखिए, या फिर उसके मतलब प्रयोगवादी धारा की विशेषताएं भी आप याद कर लीजिएगा। एटलीस्ट मिनिमम 2 विशेषता आपको ये सबकी याद करनी ही है। देन फिर आपका 11th नंबर क्वेश्चन, छायावादी युग के 2 कवियों तथा उनकी 2 रचनाएं। मतलब ये देख लीजिए, आपकी रीतिकाल, प्रयोगवादी धारा, छायावादी युग, इनमें भी आपको कवियों के और रचनाएं और उसके साथ इसकी विशेषताएं भी आपको याद करनी है। कि छायावादी युग की कोई भी 2 विशेषता आप याद कर लीजिएगा, जिसे आप इलोबरेट करके लिख भी सके, अगर वो 3 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन में आ जाए। निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। तो उपसर्ग तो आपको सभी को पता है, बहुत इजी होता है। तो ये सबसे आपको मतलब कोई भी एग्जाम्पल दे देगा, उनमें से आपको एक एक उपसर्ग बनाना रहेगा, या फिर हो सकता है कि वो पर्टिकुलर दे ही दे कि इससे एक एक शब्द बनाइए या 2 शब्द बनाइए, तो आप वो बना सके। तो उपसर्ग और प्रत्यय तो आपको याद मतलब बनाना आ ही गया होगा और याद भी होगा, आई नो, क्योंकि सारे बच्चे तैयारी कर चुके हैं ऑलमोस्ट। बस आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम बताइए। तो आपको बता दूं कि द्वंद्व और द्विगु समास ही आपके सिलेबस में है, तो यही आने वाला है।
तो ये दोनों का आपको परिभाषा, उदाहरण और सारी चीज़ें, मतलब द्वंद्व और द्विगु समास से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी है। पहचानना सीख लेना है कि किसमें द्वंद्व समास है, किसमें द्विगु समास है, उसका समास विग्रह सीख लेना है। मतलब द्वंद्व और द्विगु से रिलेटेड ऐसा कर लीजिएगा कि या कोई भी क्वेश्चन आए तो आप वो बना सके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए। लास्ट मिनट पर आप इसे एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियोस डालूँ उसकी एटलीस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, और अगर वो आपके लिए यूज़फुल हो तो वो आप देख सके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मैं मिलूंगी आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।